पर तो चलते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक थे, एमसीक्यू जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसके सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें श्यानता और तरंग वेव से संबंधित जो क्वेश्चन है वो रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग आप लोग आके हमसे जुड़िए और जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग, और कमेंट करके बताइए कि हाँ वॉइस क्लियर है। तो हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वॉइस क्लियर है। काल भैरव जी आ गए। नून सर, नून नहीं भैया, गुड आफ्टरनून। ठीक है काल भैरव जी। ओजीए वाले गुड आफ्टरनून, ओनली सक्सेस जी गुड आफ्टरनून। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और कमेंट करके बताइए कि आवाज़ वॉइस क्लियर है। तो हम लोग क्लास को सुचारू रूप से आगे स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मॉस्कोवाइट, पेग्माटाइट एंड और क्या है, बायोटाइट, इनमें से किसके अयस्क हैं पूछा गया है भैया। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मॉस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट, इनमें से किसके अयस्क हैं। ये तांबा का दिया गया फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा है जस्ता, अभ्रक या लोहा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये किसका, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। अक्की जी का आ गया सी, ओनली सक्सेस जी के सी आ गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, जो अभ्रक का, ये क्या है, ये सब अयस्क है। मॉस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट, ये सब क्या है, ये सब क्या है भैया हमारे, ये हमारे अभ्रक जो है, अभ्रक के ये सब क्या है, अयस्क हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अभ्रक के अयस्क हैं। विनय पटेल जी गुड आफ्टरनून, बहुत शानदार। सूरज साहू जी बहुत बढ़िया। कुंवर सिंह जी बहुत शानदार। ये क्या है, अभ्रक के अयस्क हैं भैया। ठीक है, ये सब क्या है, अभ्रक के अयस्क हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बता दीजिए, द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है। द्रव में जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोला जाता है, ये बताइए आप लोग हमें कि द्रव में फ्रिक्शन क्या बोलते हैं। श्यानता बोला जाता है, कि विकृत गंधता बोला जाता है, कठोरता बोला जाता है, कि विकृत बोला जाता है। कमेंट करके बताइए। विनय पटेल जी, साहू जी, कुंवर जी, सभी लोग कमेंट कीजिए। अक्की जी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रव में बोला गया है, द्रव में घर्षण, द्रव की विभिन्न परतों के मध्य लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है, जो द्रव की गति को क्या करता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है। कुंवर सिंह जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, द्रव की विभिन्न परतों के मध्य क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, जो द्रव की गति को क्या करता है, विरोध करता है, द्रव की गति का विरोध करता है। ठीक है, द्रव हमारा जो होता है विभिन्न लेयरों में, द्रव जो होता है हमारा विभिन्न लेयर में वो बहता है। समुद्र का जो जल होता है वो विभिन्न लेयर में बहता है। जो समुद्र का सबसे ऊपरी सतह होती है उसका वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसके जस्ट निचली परत का वेग क्या होगा, उससे कम होगा। उससे निचली परत का वेग उससे कम होगा। जो सबसे निचली परत हो उसका वेग क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, ये हमारा किसके कारण होता है, ये हमारा श्यानता के कारण होता है भैया। ठीक है, श्यानता के कारण। ठीक है, ठीक है, श्यानता के कारण होता है। ध्रुव में जो घर्षण होता है वो हमारा श्यानता के कारण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। विनय पटेल जी बहुत शानदार, विनय पटेल जी। कुंवर सिंह जी का भी ए आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बताइए इसका पास्कल सेकंड इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है बताइए, पास्कल। आपने ना पास्कल सलाह आपने पढ़ा होगा। पास्कल का नियम क्या है, यदि कोई द्रव जो है किसी पात्र में अगर रखा जाता है, द्रव की प्रत्येक पात्र के प्रत्येक सतह पर द्रव क्या समान दाब डालता है। ठीक है, ये हमारा पास्कल का नियम है। तो पास्कल किसका मात्रक होता है बताइए। विनय पटेल जी का टू का ए आ गया, दाब का। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुंवर सिंह जी का ए आ गया, बहुत शानदार। इसका क्या होगा, दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, एक जैल है, कमेंट कीजिए एक जैल क्या है। एक जैल है क्या है, कमेंट कीजिए। अपना पहला क्या है, एक ठोस का द्रव में निलंबन, किसी अन्य द्रव में सूक्ष्म द्रव्य बूंदों का निलंबन। चलिए, गैस जो कि एक श्यान लिक्विड, ये लिक्विड है, लिक्विड में घुली है, लिक्विड में घुली है। गैस जो किसी एक अर्ध ठोस में घुली है। आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए आप लोग।
एक जैल क्या है, कुंवर सिंह जी का बी आ गया। किसी अन्य द्रव में सूक्ष्म द्रव्य बूंदों का निलंबन, ओनली सक्सेस जी ए, विनय पटेल जी बी। बी नहीं होगा विनय पटेल जी, ये क्या होगा, एक जेल जो होता है हमारा, एक ठोस का द्रव में निलंबन जो होता है उसको एक जेल बोला जाता है, ठीक है, उसको एक जेल बोला जाता है। अक्की जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया अक्की जी। देखिए इसका होगा एक जेल क्या होता है, एक ठोस का द्रव में निलंबन जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब, एक आदर्श द्रव क्या होता है, चलिए एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है वो बताना है, चलिए बताइए। जो श्यानता के न्यूटन के नियम का पालन करता है, चलिए। बी क्या है, असंपीडनीय एवं गैर श्यान दोनों। अब तीसरा हमारा है गैर श्यान, घर्षण रहित एवं संपीडनीय। चलिए एक आदर्श द्रव हमारा क्या होता है, एक आदर्श द्रव किसको बोला जाता है, आदर्श द्रव अर्थात ऐसे द्रव होते हैं जो आसान असंपीड्य हो, ठीक है, जिसको संपीड़ित ना किया जा सके, जो आसान हो, जिनमें श्यानता का गुण ना हो, ठीक है, जिनके अंदर फ्रिक्शन ना का वर्क करता हो, उनको क्या बोला जाता है, आदर्श द्रव बोला जाता है, ठीक है भैया। कुंवर सिंह जी का बी आ गया, ठीक है। और लोग कमेंट कीजिए, आदर्श द्रव क्या होते हैं, ऐसा ऐसा द्रव जिनमें क्या श्यानता का गुण ना हो, ठीक है, जिनमें फ्रिक्शन ना लगता हो, और क्या हो, जो असंपीड्य हो, ठीक है, जो असंपीड्य हो, जिनको संपीड़ित ना किया जा सके, ऐसे द्रव को हम क्या बोलते हैं, आदर्श द्रव बोला जाता है, ठीक है। अक्की जी का बी आ गया, विनय पटेल जी का भी 5 का बी आ गया, बहुत शानदार। कुंवर सिंह जी का बी आ गया, बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर है। देखिए ये हमारा बी हो जाएगा, असंपीडनीय एवं गैर श्यान अर्थात जिनमें श्यानता का गुण ना हो, भैया जिनमें श्यानता का गुण ना हो उनको क्या बोला जाता है, आदर्श द्रव बोला जाता है, ठीक है, आदर्श द्रव बोलते हैं उनको, ठीक है भैया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका बता दीजिए। राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून। चलिए अब बताइए, वह सामग्री जो अनुप्रयुक्त अपरूपण बल के प्रति तरल द्वारा प्रदान किया जाने वाले प्रतिरोध का वर्णित करती है, उसे इनमें से क्या कहा जाता है, सापेक्ष घनत्व, प्रत्यास्था, तरलता, श्यानता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वह सामग्री जो अनुप्रयुक्त अपरूपण बल के प्रति तरल द्वारा प्रदान किया जाने वाले प्रतिरोध का वर्णन करती है, उसे इनमें से क्या कहा जाता है, कमेंट कीजिए। सापेक्ष घनत्व बोला जाता है कि प्रत्यास्था बोला जाता है कि तरलता की श्यानता, कमेंट करके बताइए। 6 का क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग, 6 का क्या होगा, 6 का डी श्यानता। देखिए वह सामग्री क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, तब समझ में आएगा क्या बोला गया। वह सामग्री जो अनुप्रयुक्त अपरूपण बल के प्रति तरल द्वारा प्रदान किया जाने वाले प्रतिरोध का वर्णन, प्रतिरोध का तरल द्वारा बोला क्या गया है, तरल द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रतिरोध का वर्णित करती है, प्रतिरोध का वर्णित करती है। विनय पटेल जी उनमें से इनमें से क्या कहा जाता है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, थोड़ा को शब्दों को घुमा दिया गया है, ठीक है, कहने का तात्पर्य वही है, थोड़ा बारीकी समझेंगे। इसमें बोला ना तरल द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिरोध का वर्णित करती है, अर्थात जो फ्रिक्शन का वर्णन करता है उसको क्या बोला जाता है, तो हमारा केवल श्यानता तो है ना भैया, श्यानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। कुंवर सिंह जी का डी आ गया, विनय पटेल जी का, ओजी वाले अक्की जी, राजेंद्र श्रीवास्तव, सभी का बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये श्यानता हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसका भी आप लोग आंसर कर दीजिए बढ़िया से कमेंट करके। चलिए बताइए, किसी तंत्र में कणों को अव्यवस्थित गति के औसत का मान क्या कहलाता है, कमेंट कीजिए, मान क्या कहलाता है, कमेंट करना है, बताइए, कमेंट कीजिए भैया। किसी तंत्र में, कोई तंत्र है, कणों में अव्यवस्थित गति के औसत का मान क्या कहलाता है, ताप, दाब, श्यानता या वेग। बाबा यादव ऑफिशियल गुड आफ्टरनून बाबा यादव जी, बहुत शानदार। चलिए आप भी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी तंत्र में कणों को अव्यवस्थित गति के औसत मान, देखिए क्या बोला, किसी तंत्र में कणों को अव्यवस्थित गति के औसत मान, उसके औसत मान 7 का ए, बहुत बढ़िया। कुंवर सिंह जी का डी आया है, अच्छा पिछले का था डी, कोई बात नहीं, 7 का ए, विनय पटेल जी का, बहुत शानदार। देखिए क्या बोला, अव्यवस्थित गति के औसत मान,
अव्यवस्थित गति के औसत मान के उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, ताप बोला जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पे सभी को, बाबा यादव जी सभी को क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बता दीजिए चलिए इसका, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तरंग दैर्ध्य पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जो हमारी वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो दो प्रकार की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है हमारी ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे, दो प्रकार की, यांत्रिक तरंगे और चुम्बकीय तरंगे दो होती हैं। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे की तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसमें होती हैं। अब इसमें से बताइए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उनका पूछा गया आपको, कमेंट कीजिए। 8 का आपको लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए 8 का क्या होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 8 का ए आ गया, अक्की जी का आ गया, बहुत शानदार। जो रेडियो तरंगे हमारी है वे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, कुंवर सिंह जी, जो हमारी ये क्या है, रेडियो तरंगे होती हैं, ये क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, इनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्युत जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, विनय पटेल जी का ए आ गया। ठीक है, कुंवर सिंह जी, इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसके होती है, रेडियो तरंगों की। ठीक है, ये जो रेडियो तरंगे होती हैं ये हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताइए इसका, अब इसका आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। 8 का आप बताइए आप लोग, इसका क्या होगा। इंफ्रारेड किरणें क्या है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य किरणें हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे है कि यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आगे भैया विनय पटेल जी का डी आ गया, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, बहुत शानदार विनय पटेल जी। अर्थात जो हमारी इंफ्रारेड किरणें होती हैं वो हमारी क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। और ये देखिए यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, ये देखिए यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। ये अनुदैर्ध्य है, हाँ, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, एक जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी अनुप्रस्थ, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका डी होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अब बता दीजिए इसका। प्रतिभा पटेल जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये बताइए डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, अब डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि तरंगे, एक्सरे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या यांत्रिक तरंगे। कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। 9 गड्डी, बहुत शानदार। 10 का कीजिए का बी आ गया, 10 का बी। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए कि 10 का क्या होगा। देखिए डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए डॉक्टरों द्वारा जो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, नहीं, जैसे पथरी का ऑपरेशन हो गया, इन सभी में ये है, इन सभी में हमारा एक्सरे किरणें का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विनय पटेल जी 10 का बी, अक्की जी का बी, प्रतिभा पटेल जी का बी आ गया, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्सरे। एक्सरे जो किरणें होती हैं उनका इस्तेमाल हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो इनका करते हैं, ऑपरेशन करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सरे। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका बताइए आप लोग। चलिए
सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया अब। ठीक है, अब क्या बोला गया है, लंगर डालकर रोकी हुई नाव, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है। ठीक है, लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग वेग दिया है भैया 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव की हिलने की जो आवृत्ति है वो फ्रिक्वेंसी, हमें नाव की हिलने की आवृत्ति क्या है, फ्रिक्वेंसी हमें ज्ञात करना है। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए, इसका कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, तरंगों का ऊपरी सिरा अर्थात लेमडा का मान दिया गया है, अर्थात v बराबर एन इंटू लेमडा होता है ना, v बराबर एन इंटू लेमडा होता है। यहाँ पे हमें लेमडा तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है 100 मीटर दिया गया है, तरंग के ऊपरी सिरों का वेग दिया गया है 25, तो तरंग के हिलने की यन का मान ज्ञात करना है, तो यन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यन बराबर क्या हो जाएगा, v अपान लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अब v का मान हमारा कितना दिया गया है 25/100, 25/100, 11 का b आ गया भैया सभी का, बहुत सही। देखा 25/100 तो ये क्या हो जाएगा 0.25 हर्ट्ज। आवृत्ति के जो मात्रक होता है हर्ट होता है, n इज इक्वल टू 0.25 हर्ट्ज, 11 का b, बहुत बढ़िया, 11 का b आ गया सभी का। ठीक है, किसका, बीना पटेल जी का 11 का b, बहुत शानदार बीना पटेल जी, प्रतिभा पटेल जी, अक्की जी का आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा। अब चलिए अब इसका बताइए आप लोग, किसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए इसका। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। चलिए 12 का बताइए आप लोग, 12 का बताइए कमेंट करके क्या होगा। बारह का बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, 12 का बी, तरंग दैर्ध्य। देखिए क्या बोला, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं उनमें लगातार 2 संपीड़न और 2 विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, उनको क्या बोला जाता है, बहुत बढ़िया, इसका तरंग दैर्ध्य बोला जाता है भैया। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, 12 का बी, बीना पटेल जी का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, 12 का बी आ गया, इनको क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के जो कण होते हैं, ठीक है, इसका क्या होगा 12 का बी होगा, जो इनके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कार्य करते हैं, तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, समांतर गति करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंग होती हैं जिनमें क्या होते हैं, माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग के कण की दिशा के क्या है, समांतर गति करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए भैया अब इसका कमेंट करके बताइए आप लोग, 13 कमेंट कीजिए। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की फ्रिक्वेंसी बताना है हमें कि क्या होगा, 50 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, या फिर 25 हर्ट्ज, या फिर 16 हर्ट्ज। चल भैया जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओनली सक्सेस जी का डी, अक्की जी का डी, अक्की जी का बी, 8 हर्ट्ज। चल भैया और लोग कमेंट कीजिए, प्रतिभा पटेल जी का डी। देखिए आलोक कुमार जी का 13 का डी, बहुत शानदार आलोक कुमार जी। देखिए इसका क्या होगा, एक कंपन में लगा जो समय होगा हमारा, एक कंपन में लगा समय क्या होगा, एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय बराबर हो जाएगा हमारा, एक कंपन में लगा समय जो टी हमारा हो जाएगा, अर्थात 2.5/40। ठीक है भैया,
ये दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या हो 400 हो जाएगा, 25 16 में 400 होता है, ठीक है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। टी बराबर 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 13 वीना पटेल जी का 13 का डी। चलिए सभी का आंसर लगभग सही है। तो हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है 1/t होता है, ठीक है। n बराबर क्या होता है 1/t होता है ना। तो 1/16 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा भैया, ठीक है। 16 हर्ट्ज, 16 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। बीना पटेल जी, अक्की जी, आलोक कुमार जी, प्रतिभा पटेल जी, सभी का एकदम बढ़िया शानदार सही आंसर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए अब इसका बताइए आप लोग 14 का, सरोणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। चलिए अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सही लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। बीना पटेल जी का आ गया, 13 का डी आया है। अब 14 बताइए। देखिए सरोणी रेंज से नीचे, सरोणी रेंज से नीचे बोला गया है। अक्की जी का डी आ गया, बहुत शानदार। देखिए सरोणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, अर्थात जो सुनने की रेंज से जो नीचे की ध्वनि तरंगें होती हैं उनको क्या कहा जाता है। कुमार जी का गया डी भैया, प्रतिभा पटेल जी का डी जी, इंफ्रासोनिक वेव्स उनको बोला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इनका राइट आंसर। हेलो प्रतिभा पटेल जी, ओजीए वाले, ओनली सक्सेस जी, विनय पटेल जी, सभी का बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। अब इसका बताइए निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं। हमें जानते हैं कि वेव्स क्या है, दो प्रकार की होती हैं, अर्थात एक होती है यांत्रिक तरंगे होती हैं और दूसरा होती है चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। कमेंट करिए सभी लोग। कमेंट करिए किसका है 15 का। 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए 15 क्या होगा। हाँ भैया किसी का भी आंसर नहीं आया। देखिए मैकेनिकल वेव्स पूछा गया है, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें। देखिए जो रेडियो तरंगे होती हैं ये क्या होती है चुंबकीय तरंगे हैं। ये सभी क्या है एक्स किरणें, ये भी चुंबकीय तरंगे हैं। सूक्ष्म तरंगे ये भी हैं। तो हमारा बचा कौन, ये हमारा ध्वनि तो तरंग है, ये हमारा है यांत्रिक तरंग है। विनय पटेल जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रतिभा जी का ए आया है, ओजीए वाले हैं, ओनली सक्सेस जी, अक्की जी, सभी का ए आ गया। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो होती है हमारी मैकेनिकल तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों को क्या बोला जाता है, यांत्रिक तरंगे बोला जाता है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है। अभी ये क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। उनके जो बीच की दूरी होती है उनको क्या बोला जाता है, लेमडा बोला जाता है ना, बोला गया ना। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है, ठीक है, तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है, किया जा सकता है, बताइए, ठीक है। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, लेमडा बोला जाता है, अर्थात उसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। अब उसी के बीच की जो दूरी होती है उसको एक डिनोट कर दिया गया है एल से, ठीक है। अब उसको एल से डिनोट की, उसकी दूरी एल है तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा हमारा 16 का डी। और लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, अर्थात उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को लेमडा बोला जाता है। उसी को पूछा गया है, अक्की जी का बी आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर एल ही हो जाएगा, ठीक है, एल। इसको तरंग दैर्ध्य जो होता है सॉरी सर कोई बात नहीं, इसका क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है, एल लेमडा, ठीक है। उनके बीच की दूरी को लेमडा बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। और तरंग दैर्ध्य की दूरी, बीच की दूरी दे दिया गया है एल है,
तो उसका तो यल ही तो हो जाएगा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बता दीजिए आप, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, कमेंट करिए। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित जो विकिरण होता है, क्या होता है, क्या होता है? अकरा, माइक्रोवेव, पराबैंगनी, एक्स किरणें। कमेंट करिए जल्दी से। इसका ये लिखा, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, अवरक्त। ठीक है, ठीक है, अवरक्त लिखा गया है। ठीक है, किस गर्म भट्टी से विकिरण होता है? अवरक्त से, माइक्रोवेव से, पराबैंगनी, एक्स किरणें से। अवरक्त लिखा गया है। ठीक है, अवरक्त टाइपिंग मिस्टेक था, ये लिखा गया है अवरक्त। तो इसका राइट आंसर यही होगा, अवरक्त ही। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, जो गर्म, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित जो विकिरण होते हैं उसको अवरक्त बोला जाता है। जो किरणें होती है, अवरक्त किरणें होती हैं, 13 कहे। ठीक है, अब इसका बताइए चलिए आप, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो तरंग दैर्ध्य पूछा गया। चलिए कमेंट करिए आप लोग सभी, कमेंट करिए आप लोग सभी, इसको सॉल्व करिए एकदम, क्या बोलते हैं, फार्मूले पर ही है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को, फ्रिक्वेंसी को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? मूल की दोगुनी, मूल की 3 गुना, या मूल की 1/3, या मूल की आधी? 18 का किसका आंसर आया है अभी भैया? 18 का आ गया डी। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। कुंवर सिंह जी, चल नहीं रहा है सर जी। चल तो रहा है भैया, दौड़ रहा है भाई यहाँ पर। आलोक कुमार जी का 18 का डी, विनय पटेल जी का डी आ गया। ठीक है, ये मूल की आधी हो जाएगी। ठीक है, सभी फार्मूले पर रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? मूल पर मूल की आधी हो जाएगी। ठीक है, विनय पटेल जी, आलोक कुमार जी, कुंवर सिंह जी, एक बार आप यहाँ पे क्लियर चल रहा है। ठीक है, चलिए, ये क्या हो जाएगा? मूल की आधी हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। अब इसका बताइए चलिए, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति होगी। चलिए अब कमेंट करके आप लोग सभी लोग सॉल्व कीजिए, इसको कमेंट करके बताइए। यदि एक तरंग 2.5 सेकंड में टाइम दिया गया है हमें, 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति, कमेंट करिए भैया, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कि होगा 4 हर्ट, 8, 1 हर्ट, या 2 हर्ट? कमेंट करिए जल्दी से। 19 का बी आ गया भैया, 8 हर्ट। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए। यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति पूछा गया है, समय दिया गया है, किसका किसका है भैया? और लोग कमेंट करके बताइए। आलोक कुमार जी का ये आ गया। चलिए
सॉरी सर, कोई बात नहीं। देखिए v बराबर क्या, n बराबर होता है 1/t। अरे अभी लिखाए थे ना आपको, इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 1 सेकंड में, अर्थात 1 सेकंड में एक कंपन में लगा जो समय होगा, एक कंपन में लगा समय t बराबर हो जाएगा 2.5 अपान, ये दशमलव हटाएंगे, अभी इसी प्रकार एक क्वेश्चन लगा था ना, लगाए थे हम लोग, तो n बराबर हो जाएगा 1/t, 1/t, ठीक है, 1/t। इसके पहले क्वेश्चन ये आया था वो ये वाले, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर चला गया, तो अर्थात क्या हो जाएगा 8 हर्ट्ज, ठीक है, 8 हर्ट्ज, ठीक है भैया। विनय पटेल जी का बी आ गया, विनय पटेल जी सॉरी सर, कोई बात नहीं। आलोक कुमार जी का ए आया है 19 का। आलोक कुमार जी इसको देख लीजिए एक बार, ऐसे सॉल्व होगा। देखिए एक कंपन में जो लगा समय हो जाएगा t बराबर 2.5 अपान 100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 1/t बराबर क्या हो जाएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा t बराबर। तो n इज इक्वल टू होता है 1/t होता है, ठीक है, 8 हर्ट्ज भैया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर, 8 हर्ट्ज, ठीक है भैया। प्रतिभा पटेल जी का बी आ गया, बहुत शानदार। चलिए अब बताइए इसका पल्स, इसकी किसकी तरंग है, किसकी या इसकी किसकी तरंग है, बताइए पल्स किसकी तरंग है, स्पंदन और कंपन की, उच्च अवधि की, कुछ समय, या लगातार अवधि की। चलिए बताइए। पल्स है किसका है बताइए। ओजीए वाले बी, ओनली सक्सेस जी का ए आया था, अक्की जी का सी आ गया, बहुत शानदार अक्की जी। देखिए जो पल्स होते हैं कुछ समय, जो पल्स मापा जाता है ना, वही पूछा गया हमसे, किसकी तरंग है, पल्स किसकी तरंग है। विनय पटेल जी का 20 का ए आया है, ओजीए वाले का सी आया है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, कुछ समय, जो पल्स होता है उसको कुछ समय, किसकी तरह है, कुछ समय के, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब बताइए 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग दैर्ध्य 20 मीटर समयांतराल, तो 20 मीटर, देखा तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है 20 मीटर, तो इसका तरंग समयांतराल होगा, इसका टाइम पूछा गया है, ठीक है। समयांतराल क्या होगा, कमेंट करके बताइए समयांतराल क्या होगा। चलिए 21 का आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, v बराबर दिया गया है ना, v बराबर दिया गया है 500 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, थोड़ा, और लेमडा का मान दिया गया भैया, लेमडा का मान दिया गया है कितना, 20 मीटर, लेमडा का मान कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। हमसे समय का मान, समय का पूछा गया है ना, समय का पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, v बराबर क्या होता है, v बराबर n इंटू लेमडा होता है, ठीक है। यहाँ से n का मान हम निकाल लेंगे, n का मान यहाँ से जब निकाल लेंगे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, t बराबर क्या हो जाएगा 1/, t बराबर क्या हो जाएगा 1/n, t बराबर क्या हो जाएगा 1/n, इस पर वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो समय होगा वो प्राप्त हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। अक्की जी का सी आ गया 4 सेकेंड, किसका आया भैया, अक्की जी का बी आया है, विनय पटेल जी का सी आया है। देखिए हम सभी पूरा एकदम वैल्यू पूरा विधिवत बता दिए हैं आपको, अब आपको इसमें फार्मूले पे सिर्फ रखना है और सॉल्व करना है। बताइए 21 का सी, विनय पटेल जी का सी आ गया, अक्की जी का बी आया है। देखिए रख देते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर हो जाएगा v/, लेमडा हो जाएगा, ठीक है, v बराबर n/, लेमडा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, v का मान कितना हो जाएगा 500 बटे लेमडा का मान कितना 20 दिया गया है, काट लीजिए भैया, चलिए जल्दी से, 25 दूनी 50, तो n का मान कितना आ गया 25, n का मान कितना आ गया 25 हर्ट आ गया ना, n का मान 25 हर्ट। अब इस पर सीधा वैल्यू रख दीजिए। चलिए तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/25, t बराबर क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। चलिए इसको जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.045 सेकेंड,
.045 सेकंड, 0.054 सेकंड किसमें है भैया? ये इसमें है, बी में 0.04 सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर किसका किसका आया था भैया देखते हैं। ओजीए वाले का सी हो गया था, प्रतिभा पटेल जी का सी आया था, अक्की जी का बी आया था, विनय पटेल जी का सी आया था। विनय पटेल जी सी नहीं होगा, हमने सॉल्व करके आपको बता दिया है। और किसका आया था भैया? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.04 सेकंड, 045 सेकंड, 21 का बी। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। वहाँ चलिए भैया बताइए इसका क्या होगा कि आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। बताइए 22,000 हर्ट, 100 हर्ट, 20,000 हर्ट, 18,000 हर्ट, अर्थात ऐसी आवृत्ति इसमें हमें वैल्यू बताना है कि जो मनुष्य के द्वारा सुनी नहीं जा सकती। चलिए कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। कमेंट करिए भैया जल्दी से। कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए मनुष्य द्वारा जो सुन 20 से 20,000 हर्ट के बीच की जो आवृत्ति होती है उसको क्या मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। उसके क्या क्या बोलते हैं? बीना पटेल जी का आ गया, अक्की जी का आ गया। ठीक है, ए अर्थात ये क्या है 22,000 है ना, 20 से 20,000 हर्ट के जो बीच की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको मनुष्य द्वारा सुना जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 22,000 हर्ट। आलोक कुमार जी का ए आ गया, बहुत शानदार आलोक कुमार जी। जो मनुष्य क्या मनुष्य की जो सुनने की क्या 20 से 20,000 हर्ट, 20,000 जो हर्ट की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो मनुष्य द्वारा सुनी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बोला गया? तरंग की ध्वनि, माध्यम की प्रकृति, तरंग का आयाम, तरंग की स्वर विशेषता। कमेंट करके बताइए, एक माध्यम ध्वनि की जो गति होती है निर्धारित करती है, जो ध्वनि तरंगों की जो गति होती है वो किस पर निर्भर करती है? ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है भैया, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में हमारी गमन नहीं कर सकती, ध्वनि के लिए क्या है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ओजीए वाले का बी आ गया, ओनली सक्सेस जी का बी। ठीक है, 23 का बी। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। माध्यम की प्रकृति डिपेंड करेगा कि हमारा जो माध्यम है वो किस प्रकार होगी, किस प्रकार का है, उस पर डिपेंड करती है। ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो माध्यम पर डिपेंड करती है। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब बताइए इसका। चमगादड़ प्रतिबिंब को प्राप्त करके अपने रास्ते में बाधाओं का पता लगाते हैं। ठीक है, कमेंट करिए भैया। विनय पटेल जी का ए आ गया। चमगादड़, चमगादड़ के यहाँ कौन सी ध्वनि सुनते हैं? अच्छा, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है 20,000 हर्ट से अधिक होती है, वो क्या होती है? तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। इसको सिर्फ क्या बोलते हैं? चमगादड़ सुन सकते हैं। हमारे जो जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली क्या होते हैं? ये अल्ट्रासोनिक, ये इनको इन तरंगों को सुन सकते हैं। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक तरंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती हैं वो होती हैं चमगादड़ प्रतिबिंब अल्ट्रासोनिक को प्राप्त करके अपने रास्ते में बाधाओं का पता लगाते हैं। विनय पटेल जी 24 का हमारा क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा भैया? अल्ट्रासोनिक तरंगे। आलोक जी का सी आ गया। ठीक है, बहुत शानदार। इसका क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक तरंगे, सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज
से अधिक होती है, अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। इनको पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला है, पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे इनको बोला जाता है, ठीक है। इसको हम क्या, साधारण मनुष्य इन तरंगों को हम सुन नहीं सकते हैं। ऐसी तरंगों क्या है, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव बोला जाता है। श्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनको मनुष्य द्वारा सुना जाता है। और क्या बोल रहा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओनली सक्सेस जी, विनय पटेल जी, आलोक जी, सभी का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की फ्रिक्वेंसी ज्ञात करना है, आवृत्ति बताइए। चलिए 25 का कमेंट कीजिए जल्दी से, 25 का कमेंट करिए भैया। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की फ्रिक्वेंसी बताना है। चलिए फ्रिक्वेंसी बताना है, कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए भैया, चलिए जल्दी से। देखिए क्या 20 हर्ट होगा कि 25 हर्ट होगा, चलिए बताइए। देखिए n बराबर क्या होता है, 1/t होता है। n बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो तरंग की आप फ्रिक्वेंसी पूछा गया है, तो n बराबर हो जाएगा 1/t का मान दिया गया है 0.04। ये दशमलव जब हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। 25 का बी, विनय पटेल जी, अक्की जी का, ओनली सक्सेस जी का, ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे ऊपर ना, 4 एकम 4, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। 25 हर्ट्ज। काल भैरव जी का आ गया बी। कहाँ थे भैया काल भैरव जी आप, ठीक है। आलोक कुमार जी का आ गया 25 का बी, विनय पटेल जी का बी आया, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, इसका बता दीजिए। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। चलिए तरंग की जो लंबाई होती है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, अल्फा बीटा गामा लैम्डा। चलिए ये तो आसान है। तरंग की जो लंबाई होती है ना, उसको पूछा गया है, कमेंट करके बताइए। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया 26 का डी। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए कि तरंग की लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर किसके द्वारा दर्शाया जाता है। काल भैरव जी का आ गया डी, ओनली ओजीए वाले विनय पटेल जी। जी भैया, इसका क्या हो जाएगा, लेमडा। लेमडा के द्वारा तरंग दैर्ध्य, लेमडा के द्वारा अर्थात ये इसका सिंबल है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य के द्वारा, लेमडा के द्वारा इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेमडा। अब इसको मनुष्य के लिए ध्वनि की अन्य सीमा है। चलिए मनुष्य के लिए ध्वनि की जो है श्रव्य सीमा है, यहाँ श्रव्य लिखा गया है, ठीक है। श्रव्य सीमा है, ध्वनि की जो श्रव्य सीमा कितनी होती है वो पूछा गया है। श्रव्य सीमा अर्थात श्रव्य तरंगे क्या होती हैं वो बताना है हमें कि श्रव्य तरंगे क्या होती हैं। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज परास की होती हैं, उन्हें क्या श्रव्य तरंगे कहा जाता है। इनको क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य क्या है इस तरंगों को क्या है, सुन सकता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर कितने लोगों का कमेंट, 27 का डी। 27 का डी में लिखा है भैया, ओनली सक्सेस जी। देखिए इसमें लिखा है 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज लिखा है, ठीक है भैया। कहाँ हैं आप, सो तो नहीं रहे हैं, ये बताइए हमें।
कितनी बार अभी आपको बताया गया कि 20 से 20,000 जो हर्ट की जो तरंगे होती हैं उनको श्रव्य तरंगे बोला जाता है। अर्थात जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना, इन तरंगों को सुनता है। 27 का डी आ गया भैया, आप भी कमेंट कर दीजिए डी। ठीक है, अच्छा ए बी सी डी, अच्छा ये सी है ये डी है भैया, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया था, कोई बात नहीं, आप लोग सही कमेंट कर रहे थे, हम ही ध्यान नहीं दिए। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया था, चलिए ठीक है, वैसे ही रहने देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ओनली सक्सेस जी, माफ़ कीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन को ऊपर नीचे हो गया था, तो आपने सही आंसर दिया था। ठीक है, तो इसका डी ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए, इको लोकेशन का एक प्रकार है कंपन, रडार, सोनार, स्मृति है, स्मृति शायद लिखा गया है, कमेंट करिए इसका क्या होगा। स्मृति लिखा गया है, ये इसमें क्या लिखा गया है, ये लिखा है आवृत्ति लिखा गया। ठीक है, ये आवृत्ति है। ठीक है भैया, आवृत्ति, कंपन, आवृत्ति, रडार, सोनार, कमेंट करिए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काल भैरव जी का डी आ गया, सोनार, ओनली सक्सेस जी का, आलोक कुमार जी का, अक्की जी का। देखिए, इको लोकेशन एक प्रकार है किसका है, सोनार का, सोनार का। ठीक है, सोनार, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ओनली सक्सेस जी, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, इसका क्या होगा, इको लोकेशन एक प्रकार किसका, सोनार का है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब इसका बताइए आप लोग, एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती, ऊंचाई, तरंग गति, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, कमेंट करिए भैया क्या होगा। एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती, तरंग की जो प्रकृति होती है उसका वर्णन नहीं करती है, उसका हमें कमेंट करना है। देखिए क्या बोला, ऊंचाई, तरंग गति, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। जो तरंग की प्रकृति पूछा गया है ना, तरंग के जो नेचर होता है उसके विषय में पूछा गया है। आरपी मोटिवेशन जी का ए आ गया, काल भैरव जी का ए आ गया, ओजीए वाले का ए आ गया। ठीक है, सभी का राइट है, ये ऊंचाई होगा। इसका एक मात्रा क्या है, ऊंचाई है, जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए, अब बताइए, तरंग दैर्घ्य, तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में कण जो है संचरण की दिशा में गति करते हैं, लंबवत, अर्धवृत्ताकार, समांतर, और हमारा पहला वाला है प्लानर। चलिए बताइए, देखिए अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं, ऐसी तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण की गति की दिशा के लंबवत वर्ग करते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में जो, जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे पानी में अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं ना, जो उनमें जो लहरें उत्पन्न होती है वो हमारी क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, और जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों में जो कण के संचरण की दिशा होती है क्या होती है, उसके क्या होती है, समांतर होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा भैया, राइट आंसर डी। अक्की जी का 30 का बी। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग में जो होता है लंबवत नहीं होता है, वो समांतर होता है, संपीडन और विरलन के माध्यम से विरणन। 30 का डी, बहुत बढ़िया। ठीक है, संपीडन और विरलन के माध्यम से इसमें तरंगे क्या होती गति करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब बताइए इसका, चलिए, खतरे का संकेत देने वालों लाइटों के लिए लाल रंग, चलिए बताइए, जब हमने रेड सिग्नल देखा होगा ना,
तो उसमें लाल लाल जो लाइट होती है उसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सिर्फ यही पूछा गया है हमसे, क्योंकि लाल रंग बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। चलिए बताइए किन किन लोगों को लाल रंग पसंद है, कमेंट करिए जल्दी से। किन लोगों को लाल रंग पसंद है भैया? देखिए हमें तो पसंद है, इसीलिए हमारे जो कितने जितने भी क्वेश्चंस है ना, सभी का कलर देखिए लाल है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा बढ़िया एकदम लाल रंग। ओनली सक्सेस जी का सी आया है, आलोक जी का सी आया है। सी क्या है भैया? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है, उच्चतम होती है, और यह कोहरे और धुएं से सबसे कम प्रकरणित होती है। ठीक है, प्रकीर्णन मीन्स होता है फैलाव। ठीक है, अर्थात इसका जो फैलाव लाल रंग का होता है बहुत कम होता है, स्कैटरिंग। ठीक है, विनय पटेल जी 31 का सी आ गया, काल भैरव जी का सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लाल रंग के जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होती है, और उसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। इसीलिए जो रेड सिग्नल होते हैं हमारे, रेड लाइटें का इस्तेमाल इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है? रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बता दीजिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। अभी हमने आपको बताया, दोनों तरंगों के विषय में बता दिया कि अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी सब दोनों तरंगे कौन सी तरंगे होती है? ये मैकेनिकल तरंगे हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, ये दोनों तरंगे कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अक्की जी का ए आ गया। और इसमें दूसरा क्या, इन तरंगों में माध्यम के जो कण होते हैं तरंगों के संचरण की दिशा के समांतर दिशा में कंपन करते हैं। चलिए ये तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। कमेंट कीजिए क्या होगा। अजय कुमार जी का आ गया ए, 32 का है। विनय पटेल जी, काल भैरव जी, आलोक कुमार जी 32 का है। बहुत बढ़िया। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? इन तरंगों माध्य अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए कण के तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इसका क्या है? इनके संचरण के दिशा के लंबवत वर्ग करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लंबवत दिशा में। और जो समांतर दिशा में करते हैं उनको अनुदैर्ध्य तरंग बोला जाता है। अनुदैर्ध्य, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रतिभा पटेल जी क्या आ गया, आलोक कुमार जी, अजय कुमार जी, ओनली सक्सेस जी, विनय पटेल जी, ओजीए वाले, काल भैरव, सभी का आंसर सही है। ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बता दीजिए अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? बताइए। सीआरओ, रडार, मेसर, सुनार। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट करिए भैया जल्दी से, कमेंट कीजिए। चलिए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, सोनार। काल भैरव जी का डी है। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पानी के जहाज़ों में, उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अजय कुमार जी का डी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन जो बचे हैं। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे, रेहली सतही तरंगे। कमेंट कीजिए जल्दी से 24 का। कमेंट करिए भैया जल्दी से। 23 के बाद बताइए, 34 का बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा किसी का भी? अक्की जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया। इसका एस तरंगे होगा। ठीक है, एस तरंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा। एक तरंग की जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है। चलिए 50 हर्ट्ज है, और चाल जो है 36 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य याद करना है। कमेंट करिए जल्दी से क्या होगा। वी बराबर क्या हो जाएगा? वी बराबर n इंटू लेमडा से
एन इंटू लेमडा से भैया। तो तरंग दैर्ध्य पूछा है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर वी अपान एन हो जाएगा। तो वी का मान दिया कितना गया है 36, वी का मान कितना दिया गया है 36, आवृत्ति दिया गया है 50। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा, सॉल्व करके बताइए जल्दी से कितना होगा। इसका कितना हो जाएगा 0.72, ठीक है 0.72 मीटर, ठीक है 0.72 मीटर। काल भैरव जी का ए आ गया सही। चलिए बताइए ये लास्ट क्वेश्चन और सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी से। आरपी मोटिवेशन जी एक ये आ गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगों का एक उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग पूछा है, में कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगों का एक उदाहरण है। अनुदैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रकाश सुरंग या रेडियो तरंगे। चलिए कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग, जो हमारी जो ध्वनि तरंगे हैं ये क्या है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो क्या होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, क्योंकि इनमें जो क्या होता है ये दिशा के लंबवत, अगर हम कोई लाउड स्पीकर से कोई आवाज़ निकलती है जब वो है उस दिशा के लंबवत और समांतर वर्क करती है ना, उसकी जो तरंग के जो कण होते हैं दिशा के लंबवत और समांतर होते हैं संपीड़न और विरल माध्यम में। अर्थात यहाँ से कोई ध्वनि स्रोत से अगर कोई आवाज़ यहाँ से अगर निकल रही है तो यहाँ कुछ स्थान पे उसका जो क्या है संपीड़ित रहेंगी, कुछ स्थान पे विरल रहेगा दूर दूर पर, फिर कुछ स्थान पे संपीड़ित हो जाएंगी। और ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अच्छा जो प्रकार ये रेडियो तरंगे क्या है, ये क्या है रेडियो तरंगे चुम्बकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है बस हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है भैया। तो इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं वो हम कल लेकर आएंगे आपके सामने, आप लोग थोड़ा इसको पढ़ कर आइएगा बढ़िया से, हाँ ठीक है। तो थोड़ा कल डिटेल में कुछ अब बताएंगे आप लोगों को। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। अजय कुमार जी का भी आया था, प्रतिभा पटेल जी, ठीक है बहुत बढ़िया सभी का। चलिए